We begin in Bangladesh, where Prime Minister Sheikh Hasina is again facing mass opposition to her rule. At least 18 people have been killed and dozens more wounded. March 1971, India liberated then East Pakistan and now Bangladesh from the clutches of Pakistan. The state that was founded by Sheikh Mujibur Rahman, but 53 years later, the state has still not found peace. बांग्लादेश का इतिहास इस बात का गवाह है कि वायलेंस, मास अनरेस्ट और राइट्स लगातार होते रहे हैं। और आज की बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, द पिक्चर्स दैट यू आर सीइंग, दे पॉइंट टू अ मास हिस्टीरिया, एन अनरेस्ट, अ डेस्परेशन and a state of utter chaos on the eastern frontier of India in our immediate neighbor Bangladesh. Bangladeshi premier and the leader of Awami Party has been forced to flee, and there are unconfirmed reports that she has sought refuge in India. Good evening, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss what is happening in our immediate neighborhood and what are the reasons behind the current situation in Bangladesh, which is critical to India's safety and security, especially when we are surrounded by neighbors that are inimical to India's interests. पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि बांग्लादेश में कैसे एक तनाव का माहौल बना हुआ है। जो रूलिंग पार्टी है दी अवामी लीग और जो अपोजिशन पार्टी हैं प्लस अदर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ये तनाव और ये झड़पें हुई हैं। अब इसका कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बांग्लादेश के पिछले कुछ वर्षों में जो पॉलिटिक्स में क्या हुआ है उसको समझना पड़ेगा। अभी आपने देखा जैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बांग्लादेशी प्रीमियर के घर में घुस गए, दे वैंडलाइज द प्रॉपर्टी, एंड ये जो सीन्स हैं ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते हैं। और भारत जो इस क्षेत्र में और पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का क्लेम का दावा पेश करता रहा है, ये भारत की लीडरशिप पे भी एक थोड़ा सा सवाल है कि किस तरह से भारत इस चीज़ को हैंडल करेगा, हाउ इंडियन लीडरशिप हैंडल्स दिस सिचुएशन। क्योंकि हमारे पड़ोस में अगर इस तरह का माहौल बना हुआ है तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ ही हमने किस तरह से देखा कि बांग्लादेशी प्रीमियर शेख हसीना जी अपनी बहन के साथ एक चॉपर में, शी हैड टू फ्ली, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वक़ारुज़्ज़मान, उन्होंने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया शेख हसीना जी को कि वो अपना निवास, जो ऑफिशियल उनका रेजिडेंस है, द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, उसको छोड़ने के लिए 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दिया उनको। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी एक परेशान करने वाला माहौल है। हर तरफ काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी, 11 से 12 लोगों जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्होंने अपनी जान भी गंवाई है। इसके पीछे अगर हम समझे जो कारण है, 2-3 थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले जो 2024 की इलेक्शन हुई उसमें शेख हसीना 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की, और यूएस की कुछ रिपोर्ट्स हैं, यूएस मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स के तहत ये माना गया, ये दावा किया गया कि इलेक्शंस में मास रिगिंग हुई है। उन रिपोर्ट्स के बाद कुछ लो स्केल कुछ प्रोटेस्ट हुई बांग्लादेश में, जो काफ़ी एक लो स्केल प्रोटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं। पर इसके पीछे का
जो मसला है, शेख हसीना जी ने ये भी एक तब दावा किया था, इल्ज़ाम भी लगाया था कि सम वेस्टर्न कंट्री हैड रिक्वेस्टेड टू गिव अस प्लेस फॉर अ मिलिट्री बेस, कि किसी वेस्टर्न कंट्री में, बिना किसी का नाम लेते हुए शेख हसीना जी ने बताया कि एक वेस्टर्न कंट्री ने मुझे अपने देश में एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह की मांग की। जब उन्होंने ठुकरा दिया तो उस कंट्री ने ये थ्रेट भी दिया कि वो बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काट के एक नया देश साउथ एशिया में बनाएगा। अब किसी के लिए ये गेस करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री कौन है। तो जो एनालिस्ट हैं उन्होंने यूएसए का ही नाम लिया है इसमें। तो इसमें काफ़ी एक जो इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जो लैंगली बेस्ड CIA है, द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसका कहीं ना कहीं ये जो प्रोटेस्ट हैं इनमें हाथ होने का दावा किया गया है। ये आप जानते हैं कि जो अपोजिशन की लीडर हैं खालिदा ज़िया, जो बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी PNP की लीडर हैं, वो प्रो इंडिया स्टांस नहीं है उनका, वो उनकी इंक्लिनेशन पाकिस्तान के साथ थोड़ी ज़्यादा है। तो ISI की प्रॉक्सिमिटी होने से ISI ने भी इन प्रोटेस्ट को फ्यूल करने में अपना रोल निभाया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। आपने कुछ महीने पहले मालदीव्स में ये देखा होगा, बायकॉट इंडिया कैंपेन, और बांग्लादेश में भी कुछ अरसे पहले इस तरह की कैंपेन्स चली थी जहाँ पे बायकॉट इंडिया का नारा लगाया गया। अब इसमें ISI का हाथ नहीं हो, ये मानना काफ़ी एक ताज्जुब की बात होगी। इसके साथ ही एक और जो मसला, एक जो इशू बांग्लादेश में जो इमर्ज हो रहा था, वो था रिजर्वेशन का। अब बांग्लादेश में जो 1971 की वॉर में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था उनको 30% तक का कोटा दिया गया था कि उनके जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको 30% तक का कोटा दिया गया था। पर 2018 में इस कोटे को अबॉलिश कर दिया गया और रिसेंटली 5 जून को एक बांग्लादेश के हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें इस कोटे को रीइंस्टेट कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में जो काफ़ी आक्रोश देखने को मिला, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुई, जिसकी वजह से एक माहौल थोड़ा सा गर्मा गया। उसके बाद बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो कोटा पहले 44% होता था तो वो बढ़ गया काफ़ी, पर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा जो सिस्टम को कम्प्लीटली जो रिमूव करके जो फाइनली जो गवर्नमेंट जो ओपन कैटेगरी थी जो विदाउट कोटा, उसको 97% तक कर दिया गया। तो ये एक सिचुएशन, एक और एंगल है जो एनालिस्ट्स बोल रहे हैं कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई द करंट प्रोटेस्ट्स आर हैपनिंग। ऑल्सो रिसेंटली मोहम्मद यूनुस जो माइक्रो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने खुशी जताई है कि ये जो रिजीम चेंज हुआ है। तो देखिए इसमें कंट्रास्टिंग ओपिनियंस हैं। एक सेट ऑफ जो लॉबी है वो कह रही है कि ये बहुत अच्छा हुआ है, जैसे मोहम्मद यूनुस ने भी कहा। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन इंटरवेंशन है, ISI और CIA का हाथ है, और ये बिकॉज़ ये जो रजीम थी शेख हसीना जी की, ये इंडिया के साथ इनकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी अच्छी थी, तो इसलिए इस रजीम को चेंज करने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि जो खुफिया विभाग होते हैं, जो सूचना ब्यूरो भारत की भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, तो वो ये प्रयास अवश्य करते हैं किस तरह से ये बाकी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को, इसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर भी कह सकते हैं। पॉल हॉफमैन का कॉन्सेप्ट जो मैं पहले भी बात करता रहा हूँ, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, किस तरह से आप कंट्रीज़ की इलेक्शंस को, उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल करते हैं जब आपके इंटरेस्ट फुलफ़िल नहीं होते हैं। अगर हम इसके साथ देखें, जो शेख हसीना जी हैं, ये फ़र्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1996 में। अवामी लीग की ऑब्वियसली ये लीडर थी। इनके जो वालिद शेख मुजीबुर रहमान, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, उनका जब 1975 में असैसिनेशन हुआ तब ये और ये इनकी बहन, तब भी इनको भागना पड़ा था। फिर 2004 में भी इन पे एक बार अटैक हुआ था जब ये लीडर ऑफ अपोजिशन थी। 2007 में इनको अरेस्ट किया गया था जब इन पे इल्ज़ाम लगे थे कि कुछ प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया इन्होंने। तो इनफैक्ट इन पे ये भी एक इल्ज़ाम लगते हैं कि जो इनका थोड़ा अथॉरिटेरियन सा एक
जो तरीका है काम करने का वो काफ़ी एक डिक्टेटोरियल टाइप है। 2017 में ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, तो फिर से इन्होंने तब अटैक किया, बताया कि जो अपोजिशन की पार्टी है, जो BNP है, वो काफ़ी पाकिस्तान के साथ उनकी प्रॉक्सिमिटी है और किस तरह से ये सब चीज़ें हैं। और 2023 में इनकी रेजिग्नेशन भी मांगी, लेकिन 2024 में ये फिर से प्रधानमंत्री बनी। और अब ये हालात ऐसे बन गए कि इनको देश छोड़ के भागना पड़ा है। और देयर आर रिपोर्ट्स कि शायद ये भारत में अगरतला में अब ये पहुँचे हैं। तो दीज थिंग्स विल गो ऑन हैपनिंग, स्पेकुलेशन विल कीप ऑन हैपनिंग। पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत के पड़ोस में बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड और बांग्लादेश हमारा एक ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, अच्छा हमारा एक संबंध रहे हैं बांग्लादेश के साथ। और अगर ऐसा कुछ ये जो माहौल बन रहा है ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है। भारत को इसमें एक एक्टिव लीडरशिप दिखा के इसका जल्द से जल्द इस मुसीबत का, इस प्रॉब्लम का निवारण करने की अपना योगदान देना चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिचुएशन। आई होप यू लाइक द वीडियो, you like the things, and this is all about it. We'll come up with another interesting discussion. The developments will keep happening. We'll keep on bringing updated what is happening in Bangladesh. Thank you so much, friends. Jai Hind.